लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम ब्रह्मा मुरारी पुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में आज मैं तीसरा लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले 2 लेक्चरों में हमने राशियों के बारे में और ग्रहों के बारे में पढ़ा था। 12 राशियाँ होती हैं, उनके स्वामी कौन कौन होते हैं, उनका चिन्ह क्या होता है, और दूसरे भाग में 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो भ्रमण कैसे करते हैं, राहु केतु क्या होते हैं, राशि शब्द कहाँ से आया है, ये सब हमने पढ़ा था। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे हम शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रहों की अवस्था, शुभ ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, ग्रहों का उदय, अस्त या वक्री होना, और ग्रहों के मित्र और शत्रु। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे चल के। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रहों की अवस्थाएं। क्या टॉपिक है? ग्रहों की अवस्थाएं। अवस्था का मतलब क्या होता है? वो स्थिति, कि किस स्थिति के अंदर वो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। क्या? पहला कि यदि ग्रह विषम राशि में स्थित है, तो अगर ग्रह ओड नंबर की राशि में स्थित है तो ये होगा, और इवन नंबर की राशि में तो ये होगा। अभी ओड नंबर, इवन नंबर की राशि का मतलब क्या है? हमारे पास 12 राशियाँ हैं, तो आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, उनके क्वोशिएंट में एक नेचुरल नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक इवन नंबर बोलते हैं। हालांकि 0 भी एक इवन नंबर है, तो आप होल नंबर भी बोल सकते हो। तो 1, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये राशि क्या हमारी विषम संख्या राशि है, ओड नंबर की राशियां हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है? सम संख्या की राशियां हैं। तो जो ये रूल है, ठीक है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ रूल जो है वो ओड की पे लगेंगे, कुछ रूल्स हैं वो इवन की पे लगेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होता है। तो 12 राशियाँ हैं, तो एक राशि के हिस्से कितना आता है? एक राशि के हिस्से 30 डिग्री आता है। ठीक है, तो जैसे प्लैनेट किसी राशि में मूव करेगा, एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, तो 0 डिग्री से शुरू करेगा। मान लिया सूर्य है, पहले मेष राशि में है, अब उसने मेष राशि कंप्लीट कर लिया, जैसे ही वृष राशि में एंटर करेगा तो क्या होगा? वो 0 डिग्री पे से तो स्टार्ट ही करेगा, फिर 1 डिग्री जाएगा, 2, 3 ऐसे करता करता जाएगा। तो उसकी लोकेशन के अनुसार हमने ग्रहों को क्या किया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि उनका फल क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसके अनुसार हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए वो पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था, मतलब बच्चा है ग्रह अभी। ठीक है, अब बच्चे की क्या है कि पावर कम होती है। एक घर में बच्चे की कितनी चलती है, उतनी इस ग्रह की चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या? 6 से 12 अंश तक कुमार अवस्था। अब क्या है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कुमार अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये क्या है? इस अवस्था के अनुसार हम उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि वो ग्रह कितना पावरफुल है। अब मान लिया अच्छा ग्रह जो है, जो कुंडली में अच्छा फल दे रहा है, अगर वो पावरफुल होगा तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ग्रह खतरनाक हुआ, खराब हुआ, और उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा? वो हमें नुकसान देगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रह सारे अच्छे ही होने, अच्छे डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, अगर खराब ग्रह है, आपकी कुंडली को खराब कर रहा है, और अगर वो कमज़ोर होगा तो खराब फल कम हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर अच्छा ग्रह है, उसकी डिग्री ठीक होगी तो बढ़ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। खराब ग्रहों का थोड़ा कमज़ोर होना अच्छी बात है कुछ हद तक। वैसे तो देखो अलग अलग मान्यता है। कुछ ये भी मानते हैं कि भाई कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है बुरा नहीं होता, दोनों के फल होते हैं। और ये बात सच भी है कि दोनों के फल मिलते हैं। भगवान राम की कुंडली में
4-5 ग्रह उच्च के हैं, मतलब बहुत पावरफुल है, लेकिन देखो आप पूरा जीवन देखिए उनका संघर्षपूर्ण रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रह की डिग्री बहुत अच्छी होगी, वो उच्च का होगा, वो हाई पावरफुल होगा, सारे अच्छे रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए 12 से 18 डिग्री तक युवावस्था, फिर 18 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था और 24 से 30 डिग्री तक मृतावस्था, मतलब बिल्कुल मरणासन, मरने वाला। देखो बच्चे के अंदर बहुत कम एनर्जी होती है और मृतावस्था मतलब जो मरने वाला होता है उसके अंदर बहुत कम एनर्जी होती है। तो कोई ग्रह अगर 0 से 6 डिग्री में जाएगा, 24 से 30 डिग्री में जाएगा तो उसका फल इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही ग्रह जैसे मान लिया मैं बात करता हूँ मेष राशि, तो पहले नंबर की राशि है, अगर मेष राशि की बात होगी तो क्या होगा, ये सारे जो है ना ये रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वृष राशि होगी, इवन नंबर की राशि होगी, तो क्या होगा, फिर ये रूल्स फॉलो होगी। अब इसमें कुछ नहीं है, बस इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया है, इस ऑर्डर जो ये ऑर्डर है ना, इसको रिवर्स कर दिया गया है, इसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, 24 से 30 डिग्री जो है, 24 से 30 डिग्री तक बालावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृतावस्था। हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया ना मृतावस्था और बालावस्था में क्या होता है, लगभग सेम एनर्जी होती है। ठीक है, ऐसे ही वृद्धावस्था में भी कुछ एनर्जी रहती है और कुमारावस्था में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है भाई। ठीक है, कुमारावस्था में क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब युवावस्था होती है तो क्या होती है, पीक होती है एनर्जी की भाई। तो ये दोनों में क्या है, सेम ही है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, वृद्ध की एनर्जी में और उसकी युवा की एनर्जी में कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुमार है, कुमार का मतलब क्या होता है, कुमार का मतलब होता है कि वो बच्चे से युवावस्था की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वृद्धावस्था है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कुमार अवस्था। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ मैं, और नंबर की राशि होगी तो 0 से 6 डिग्री बालावस्था, 0 से 6 डिग्री बालावस्था, फिर 6 से 12 कुमारावस्था, 12 से 18 युवावस्था, 18 से 24 वृद्धावस्था और 24 से 30 मृतावस्था। इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे अगर राशि इवन नंबर की है। अब कुछ लोगों का क्या मानना है कि 18 से 24 तक प्रौढ़ावस्था होती है और 24 से 30 तक वृद्ध मानते हैं। जब 0 डिग्री आ जाएगा या 30 डिग्री आ जाएगा, दोनों एक ही बात है, क्योंकि एक राशि की 0 डिग्री, दूसरी राशि पहली राशि 30 डिग्री होगी, तभी हम क्या मानते हैं, मृत मानते हैं कि अब ये कोई फल नहीं देगा। हालांकि ऐसा कोई ग्रह नहीं होता, वो चाहे किसी अवस्था में हो, वो अपना फल जरूर देगा, वो अपने नैसर्गिक कारक तत्वों को वो नहीं छोड़ेगा और कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। हाँ, कुछ फलों में कमी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो फल अवश्य देगा। ठीक है, आगे चलिए, अब बात करते हैं हम शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह की। शुभ ग्रह का मतलब क्या होता है, वो सारे ग्रह जो हमें अच्छा फल देते हैं। और शुभ ग्रह से मोस्टली हमारा तात्पर्य क्या है, जो लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाते हैं। लिविंग सिग्निफिकेंस क्या है, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशन, माता पिता भाई बहन। ठीक है, ये है लिविंग सिग्निफिकेंस, हैप्पीनेस वगैरह। ठीक है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस क्या है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है आपके मकान हो गई, गाड़ी होगी, पैसा हो गया, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो शुभ ग्रह क्या करते हैं, लिविंग सिग्निफिकेंस को तो बढ़ाते हैं और नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को भी कुछ ना कुछ बढ़ाते ही हैं, ज़्यादा कम नहीं करते। ठीक है, बाकी शुभ ग्रह मोस्टली लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, अच्छा है। ठीक है, पापी ग्रह क्या होते हैं, पापी ग्रह वो ग्रह होते हैं जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को तो बढ़ा देते हैं बहुत बार, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस में दिक्कत कर देते हैं। पैसा खूब दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, वो देंगे, लेकिन हेल्थ खराब कर देंगे, किडनी खराब कर दी, लीवर खराब कर दिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो शुभ ग्रह हमारे पास कौन कौन से हैं, शुभ ग्रहों में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले है चंद्रमा। सबसे पहले क्या है, चंद्रमा, फिर बुध, फिर शुक्र और फिर गुरु। अब इनमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई कि शुक्र और गुरु ये बेशर्त शुभ ग्रह हैं, हर कंडीशन में शुभ रहेंगे आपके लिए नैसर्गिक रूप से। हालांकि कुंडली पर डिपेंड करे मारक को नहीं, ये आगे बहुत आगे की बात है, मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ करूंगा, लेकिन शुक्र और गुरु हमेशा शुभ रहेंगे। ठीक है, लेकिन चंद्रमा और बुध के ऊपर कंडीशन है। चंद्रमा के ऊपर क्या कंडीशन है, चंद्रमा के ऊपर क्या कंडीशन है कि जब पूर्णिमा होती है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में 180 डिग्री बनता है, लेकिन जब अमावस्या होती है तो सूर्य चंद्रमा के बीच में 0 डिग्री बनता है। तो अमावस्या से क्या होगा, 6 तिथि आगे और 6 तिथि पीछे चंद्रमा शुभ नहीं होगा।
बाकी तिथि में चंद्रमा शुभ होगा, अच्छा अपना फल दिखाएगा। जितनी ज़्यादा पावर होगी वो क्या होगा, चंद्रमा उतना ज़्यादा शुभ होता जाएगा, पूर्णिमा के अंदर पूरा शुभ हो जाएगा। ठीक है। अमावस्या से 6 तिथि आगे, अमावस्या से 6 तिथि आगे कौन सी होगी, शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीय से लेकर षष्ठी तक, और कृष्ण पक्ष की 6 तिथि कौन सी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी और दशमी, नवमी। ठीक है, ये नवम से लेके चतुर्दशी तक वो, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर षष्ठी तक वो। ये जो तिथियां हैं ये चंद्रमा के लिए शुभ नहीं है, बाकी सभी शुभ हैं। और जितना ज़्यादा मून लाइटफुल होगा ना, जितनी रोशनी ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, उसका शुभत्व बढ़ेगा। 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके पास लाइट है, चंद्रमा और सूर्य। और जब इनका जो संजोग बन जाता है, इनकी युति बन जाती है, इनका संबंध बन जाता है मेष लगन से, या आपस में साथ में बैठ जाते हैं और लगन से संबंध बना लेते हैं, या मेष राशि से संबंध बना लेते हैं, तो एक प्रकाश रश्मि योग बनता है जो बहुत अच्छा राजयोग है। वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो चंद्रमा की कंडीशन है। ठीक है। ऐसी बुध की कंडीशन क्या है भाई, बुध जिसके साथ रहेगा ना, बुध क्या करेगा, जिसके साथ रहेगा वैसे व्यवहार करेगा। बुध क्या राजकुमार है। वैसे मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा 1-2 वीडियो के बाद ही कारक तत्व के बारे में, कौन क्या है, मंत्रिमंडल में कौन क्या है, शरीर के अनुसार कौन सा ग्रह किस तत्व को गवर्न करता है। ठीक है, किस ग्रह का स्थान क्या है, देवालय स्थान किसका है, जल स्थान किसका है, तालाब स्थान किसका है। ऐसे बहुत तरह के कारक तत्व हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी कौन दिखाएगा, मंत्री कौन है। ठीक है, तो बुध क्या है, जो इसको जैसा साथ मिलेगा वैसा ही क्या करेगा, ये हो जाएगा। अगर इसको पापी ग्रह का साथ दिया तो पाप का जो है वो रिजल्ट दिखाएगा, और अगर शुभ ग्रह का साथ मिला तो ये शुभ का फल दिखाएगा। अकेला लगभग ये शुभ रहता है वैसे। ठीक है, तो बुध क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, देख के सीखा। एक आदमी क्या था, वो रुग्ण था, फिर एक आदमी बूढ़ा हो गया था, और एक आदमी मृत हो गया था, मरा हुआ था, उनको देख के उसने सीख लिया। तो अगर साथ में पापी ग्रह हो तो उसे पाप सीख लेगा, शुभ ग्रह हो तो उसे शुभता सीख लेगा। अकेला लगभग क्या करता है, ये शुभ फल ही देता है। बाकी बुध के अंदर ड्युअलिटी है। ठीक है, नपुंसक माना गया है इसको। नपुंसक का मतलब ये नहीं जो आजकल चल रहा है, मतलब ड्युअलिटी, ड्यूअल कैरेक्टर है ये। ठीक है, आगे समझेंगे ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या है और सारी चीजें। आगे देखिए, पापी ग्रह। पापी ग्रह कौन कौन से हैं हमारे पास, पापी ग्रह हमारे पास मंगल, शनि, राहु और केतु। ये क्या करते हैं, लगभग लिविंग सिग्निफिकेंस को नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे वो भी डिपेंड करेगा कुंडली में योग के ऊपर, किस ग्रह की दृष्टि किस राशि में बैठे, किस भाव में बैठे हैं। अब हो सकता है आपके लिए सारी चीज़ें नई टर्म हो कि किस भाव में बैठे हैं, क्या युति है, क्या दृष्टि है, हम धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि नैसर्गिक रूप से ये पापी हैं, बाकी स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, ये अच्छा फल भी देते हैं। वो कंडीशंस क्या होंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक ग्रह रह गया, कौन सा रह गया, वो है सूर्य। सूर्यदेव क्या है हमारे, सूर्यदेव हमारे क्रूर ग्रह। क्या है हमारे, सूर्यदेव क्रूर ग्रह है। ठीक है, सूर्यदेव क्रूर ग्रह, इसका मतलब क्या है, पापी में क्रूर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सूर्यदेव वैसे हानि नहीं करते, लेकिन इनका वे ऑफ वर्किंग जो है ना, वो क्या है, थोड़ा सा रूड भी है, बॉसी टाइप नेचर है ना। बॉस क्या करता है, ऐसे नहीं कहेगा भाई प्लीज ये काम कर ले, वो इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, राजा कैसे करता है, सूर्य राजा है तो राजा का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्टिव टाइप होता है, तुम्हें आदेश दे दिया जाता है ये। ठीक है, राजा का आदेश है, राजा आज्ञा है, ये आज्ञा देगा वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रूरता है इसके अंदर, लेकिन क्रूरता इसके लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर राजा के अंदर क्रूरता नहीं होगी तो क्या उसको कोई राज्य करने नहीं देगा, पहले तो सब तख्ता पलटी कर देंगे वो लोग, अट तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का क्रूर ग्रह है। फिर वही बात आती है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, उसके अनुसार फिर शुभ और वो होता है। ये नैसर्गिक रूप से मैंने बताया है कि चंद्रमा की मैंने कंडीशन बता दी कि किस तिथि के अंदर वो अशुभ रहेगा। बुध जिसके साथ है वैसा फल देगा, अकेला लगभग शुभ देगा। शुक्र और गुरु शुभ देते हैं, ऐसे ही मंगल, शनि, राहु और केतु ये अशुभ देते हैं। और सूर्य जो होता है वैसे ठीक है, शुभ फल की ही कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो वे ऑफ डूइंग वर्क इज बॉसी टाइप नेचर है इसका। ठीक है, आगे देखिए, बाकी विस्तार में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है,
अब देखिए, कोई जो ग्रह होता है, ठीक है, ये जो ग्रह है ना, इनके मित्र भी हैं, इनके शत्रु भी हैं, कुछ है सम। जैसे हमारे होते हैं ना, कोई तो क्लोज फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा, जो भी कुछ हम काम करेंगे हम हेल्प करेगा हमारी, और हमारे फ्रेंड के अगर घर में हम जाएंगे तो हम कंफर्टेबल होंगे। एक है कि जस्ट फ्रेंड है, ठीक है भाई, बोल चाल, कॉलेज गए या वर्क प्लेस पे गए तो हाई हेलो हो गया, वरना बाद में कोई मतलब नहीं है। एक शत्रु है कि देख के भी खुश नहीं है। तो ग्रहों में भी क्या है, तीनों अवस्था होती है। इसको बोलते हैं कि मित्र है ग्रह, या फिर शत्रु, या फिर सम है। जिससे हाई हेलो तो सम है, ठीक है ना, मैं तेरा दोस्त हूँ ना तेरा दुश्मन हूँ, कई बार हेल्प करने को बोला है कर भी दूंगा, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं करूँगा। दोस्तों की तो क्या, हम आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर देते हैं ना, भाई के लिए कुछ भी जान दे देंगे भाई के लिए, है ना। लेकिन सम के लिए क्या है, अरे मेरे साथ वहाँ तक चलेगा, हाँ चलता हूँ यार, चलूँगा बिल्कुल चलूँगा, बाद में भाई क्यों नहीं आया, भाई कुछ काम हो गया था, ठीक है, वो चल भी सकता था, नहीं भी चल सकता। तो ऐसे ही इन्हीं आधार पे हमने ग्रहों की 9 अवस्थाएं बांटी कि वो मित्र की राशि में, शत्रु की राशि में क्या है। अच्छा, 3 टर्म और होती हैं, 3 क्या 4-5 टर्म है। उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि, समराशि, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बोली है ना अभी, शत्रु की राशि और सारी चीज़ें। ये क्या कि हमारी 12 राशियां हैं, मैंने बताया कि 12 राशियों के 12 स्वामी, मतलब 12 राशि जो स्वामी वो बता दिए। जैसे मेष का मंगल है, वृष का कौन है, शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का कौन है, सिंह का सूर्य है, ऐसे ही छठी का वर्गो है, कन्या है, इसका बुध है। फिर आगे सातवीं का शुक्र, तुला शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, 10वीं है मकर शनि, 11वीं कौन सी है, एक्वेरियस कुंभ, कुंभ क्या है, शनि है फिर से, और 12वीं मीन का क्या है, स्वामी गुरु है, बृहस्पति है। तो जो जिस राशि का स्वामी है अगर उसी राशि में बैठ जाता है, ठीक है, पृथ्वी के अनुसार उसका जो एंगल बनता है वो उसके अनुसार उसी राशि में बनता है, तो उसको बोला कि ग्रह जो है ना स्वराशि का है, अपनी राशि में बैठा है भाई। और अपने घर में क्या होता है, हम सब लगभग कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल तो होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब जो ग्रह है वो किसी मित्र की राशि में जाएंगे तो भी कंफर्टेबल होंगे, लेकिन शत्रु की राशि में जाएंगे तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। खुद की मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो खुद की राशि से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगला जो वीडियो आएगा मेरा इन्हीं राशि के ऊपर होगा। अभी सिर्फ आप ये वर्ड्स सुन लीजिए, अगले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मित्र अति मित्र क्या है, उच्च राशि नीच राशि क्या है। राशि देखो, उच्च राशि मतलब कोई राशि है जिसके अंदर वो बैठेगा, ठीक है, तो उसके अनुसार कुछ अवस्थाएं हैं। देखिए, पहली अवस्था है दीप्त अवस्था, दीप मतलब दीप से जलता है, प्रकाशवान। तो जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है, जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उसको दीप्त अवस्था बोलते हैं, और इसमें अपना सबसे ज़्यादा फल प्रदान करता है। अब सूर्य के लिए उच्च राशि मेष, खुद की राशि सिंह है, लेकिन सिंह से भी वो अच्छा फल कब देगा, जब वो मेष राशि में होगा, ठीक है। वैसे मेष राशि उसके मित्र की राशि है, लेकिन ये कोई लॉजिक मतलब 100% नहीं है कि मित्र की राशि में ही वो उच्च का होगा, ठीक है। लेकिन मेष राशि में सूर्य क्या होता है, उच्च का होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मेष राशि में सूर्य क्या करेगा, अपना पूरा फल देगा। मैं सूर्य से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा यहाँ पे। फिर आगे क्या है, स्वस्थ अवस्था है, जब अपनी राशि में होगा तो स्वस्थ हो जाएगा। अब हेल्दी पर्सन क्या, अच्छा काम करेगा। मुदित मतलब प्रसन्न, छोटी मोटी वो चलती है, लेकिन मुदित। अति मित्र, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो हम क्या ये खुश रहते हैं ना, बकवास करते हुए बातें करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस अवस्था में अपना ग्रह क्या है, शुभ फल देगा। शांत अवस्था, देखो अभी मैंने बताया अति मित्र और ये मित्र, ठीक है। मित्र फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड, लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है। ज्योतिष में क्या, ये इसी वीडियो में बताऊंगा मित्र क्या होता है, अति मित्र क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम जान लेंगे। शांतावस्था क्या, अपने मित्र के घर में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांतावस्था में। इसमें मध्यम फल देता, मतलब ठीक ठाक फल देगा। आगे देखिए, आगे दीन अवस्था, दीन दुखी का दिल मत दुखाओ। दीन मतलब क्या है, जब ग्रह सम घर में होता है, ना तो मित्र का घर है ना शत्रु का घर है, तो उसको दीन अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल फल देता है ग्रह, ठीक है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। उसके बाद दुखी अवस्था, अब वो दुखी हो गया कब, जब शत्रु के राशि में होगा। शनि क्या, सूर्य का शत्रु है, अगर शनि की राशि में सूर्य चले जाएगा तो परेशान हो जाएगा, अच्छा फल नहीं दे पाएगा। आप अपने दुश्मन के घर में चले जाओगे तो क्या, अब
कंफर्टेबली वो काम कर पाओगे जो आप खुद के घर में, मित्र के घर में कर पाते हो? नहीं कर पाओगे, बल्कि परेशान हो जाओगे, एक बेचैनी, एक अनकंफर्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, अशुभ फल देगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल चीज़ों पे भी बुरा रिएक्ट करोगे। आगे विकल, विकल का मतलब होता है परेशान, विकल अवस्था। जब ग्रह पाप ग्रह से युक्त होता है तो इसे विकल अवस्था कहते हैं। अब क्या होगा, जब ग्रह के साथ जैसे चंद्रमा है, ठीक है, अगर मान लिया कृष्ण पक्ष की पंचमी का चंद्रमा है तो शुभ फल देगा जो शरीर रूप से। लेकिन उसके साथ अगर पाप ग्रह की राहु आ गया, शनि आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा और अच्छा फल नहीं देगा। खल, खल किसको बोलते हैं? जब ग्रह पाप ग्रह की राशि में होती है तो खल अवस्था बोलते हैं। पाप ग्रह कौन है? शनि है। शनि की राशि कौन सी? 10वीं और 11वीं राशि कौन सी? मकर और कुंभ। अगर शुभ ग्रह पाप ग्रह की राशि में चला गया तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छा फल नहीं देगा। कोपी, प्रकोप सुना आपने? प्रकोप सुना? उसका इतना प्रकोप है। तो जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होगा ना तो क्या हो जाएगा, कोपी अवस्था में जाएगा। इस ग्रह में क्या शुभ फल नहीं दे पाता, क्योंकि सूर्य के साथ जब होता है ना तो अस्त हो जाता है। वो क्या होता है अस्त होना, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जस्ट। ठीक है, लेकिन सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रभाव है, उसके सामने वो अपना फल नहीं दे पाता। अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं, कोपी अवस्था बोलते हैं। देखिए जो अवस्था मैं बता रहा हूँ, हालांकि सिर्फ ज्ञान के लिए है। आगे जाके अगर हम सिर्फ डिग्री याद कर लेंगे ना, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। और जो पाप ग्रह से युक्त, शुभ ग्रह से युक्त, ये बहुत बार आएगा आगे। तो हमें हमेशा ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, खुद की राशि उच्च की राशि में अच्छा फल देगा, मित्र की राशि में अच्छा फल देगा, शत्रु राशि में बुरा फल देगा, पाप ग्रह से युक्त हो जाएगा तो बुरा फल देगा, पाप ग्रह की राशि में चला जाएगा तो बुरा फल देगा। ठीक है, इतना मेन आप याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए अस्त ग्रह। अस्त ग्रह क्या होते हैं कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के आसपास आ जाता है ना, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मान के चलिए ये मेरा सन है, ठीक है, और इसके आसपास ये ग्रह है, या इधर ग्रह है, या ये फिर ये ग्रह है। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य क्या है, बहुत लुमिनरी, बहुत भाई प्रकाश कितनी दूर तक फैलता है सूर्य का। ठीक है, हमसे जो सूर्य है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर दूर है। सोच के देखो आप, 1.5 × 10⁻11 मीटर दूर है, फिर भी कितनी गर्मी हो जाती है हमारे पास। तो इसके आसपास जो ग्रह होते हैं ना, फिर उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। ठीक है, उसको बोलता है अस्त ग्रह। लेकिन ग्रह की भी अपनी कैपेबिलिटी है, ग्रह की भी अपनी कैपेबिलिटी है। ठीक है भाई, एक रस्सी से एक पहलवान को बांधा गया, पहलवान टू पहलवान वेरी करेगा। कोई जो रस्सी है, ठीक है, कोई जो रस्सी है वो 2 मिनट में तोड़ देगा, कोई 1 मिनट में तोड़ देगा, कोई 15 मिनट में तोड़ देगा। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। चंद्रमा की अपनी कैपेसिटी है कि कितनी दूर तक ये इसका सूर्य का प्रभाव महसूस करता है। मंगल देव कितनी दूर तक महसूस करते हैं, बुध देव कितनी दूर तक महसूस करते हैं। ठीक है, तो अगर सूर्य के आगे या पीछे ग्रह, चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा 12 डिग्री पे हो गया ना तो क्या होगा, वो अस्त हो जाएगा। मतलब चंद्रमा अपना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ऐसे जो मंगल देव हो 17 डिग्री के भी क्या हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। या तो सूर्य से इधर 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 15 डिग्री आगे हो, सॉरी 17 डिग्री हो, या फिर इधर 17 डिग्री हो। ऐसे बुध 13 डिग्री पर, गुरु 11 डिग्री पर, शुक्र 9 डिग्री पर, शनि 15 डिग्री पर क्या हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। यहाँ पे अंश का मतलब क्या है, डिग्री से ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अस्त ग्रह का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अस्त ग्रह के साथ साथ मैंने एक जगह और किया, वक्री ग्रह। वक्री ग्रह क्या होता है कि लगभग जैसे हम देखते हैं ना इस चार्ट में, तो जो ग्रह होते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं ऐसे। ठीक है, तो कई बार ऐसा लगता है कि जो ग्रह है वो इसकी बजाय अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग गया, उसको बोलते हैं वक्री। वक्री मतलब उल्टा, कि जो उसकी नेचुरल डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट घूमने लग गया, उसको बोलते हैं वक्री। ठीक है, तो जब क्या होता है कि इस ग्रह जब ना बहुत पास होते हैं ना पृथ्वी के, तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, जब जो ग्रह है वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास होते हैं ना तो ऐसा लगता है हमें कि वो वक्री हो गया। हालांकि उसका मूवमेंट नहीं बदलता, लेकिन पृथ्वी से देखने पे ऐसा लगता है कि वो वक्री हो गया। इसका कुछ ऐसे डायग्राम बन जाता है, फिर उस ग्रह के साथ थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कभी इसका अच्छे से फ़ोटो लेके आऊँ। ठीक है, जो ग्रह का मूवमेंट है वो कैसा होना चाहिए था, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए था, यहाँ से ये यहाँ जाए। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो ग्रह का मूवमेंट है वो ऐसे करके ऐसे हो रहा है। तो जब ये सर्कुलर पाथ में आता है ना
तो हमें ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए कि ये अपनी डायरेक्शन से अपोजिट चल रहा है, इसको बोलते हैं वक्री। तो वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होता है? वक्री ग्रह का प्रभाव ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ग्रह की। तो अगर अच्छा फल देगा तो बहुत अच्छा फल भी कर सकता है, और बुरा फल करेगा तो बहुत बुरा फल भी कर सकता है। ये ऊपरी तौर पर है, बाकी हम डीप में आगे जानेंगे इसके बारे में। अब ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, नेचुरली क्या है, कौन कौन से ग्रह मित्र, शत्रु हैं या सम है। ठीक है, देखिए वैसे हमने ग्रहों के ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया, देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। देवता ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये क्या है? देवता ग्रह हैं। और शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये क्या है? राक्षस ग्रह। बुध क्या है? कभी उनके साथ हो लेता है, कभी उनके साथ हो लेता है। ये हम चार्ट में पता चल जाएगा कि कई बार ये देवता ग्रह का मित्र बन जाता है और कई बार देवता ग्रह का शत्रु बन जाता है। ऐसे ये कभी राक्षस ग्रह का मित्र बन जाता है, कभी राक्षस ग्रह का ये शत्रु या सम हो जाता है, मतलब शत्रु ना भी होता तो सम हो जाता है। ठीक है, हर बार फ्रेंडशिप में नहीं निभाता। तो इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस नैसर्गिक ग्रह मैत्री को याद करने के एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। ये सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु है ना, ये आपस में मित्र हैं एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन आप इस चार्ट को याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तरीका इसको कुंडली से याद करने का भी है। जब होरोस्कोप बनाएंगे ना, बर्थ चार्ट बनाते हैं ऐसे, अगर आपने देखा हो तो ऐसे हो ना, ये कुछ ऐसा कुंडली दिखती है ये। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसी कुंडली बन जाती है भाई। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास एक तरीका होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब कौन सा ग्रह किसका मित्र है, क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह को। जो सूर्य ग्रह है इसके क्या मित्र कौन कौन है? चंद्र, मंगल और गुरु इसके दोस्त हैं। शुक्र, शनि इसके शत्रु है। और बुध क्या सम है। बुध क्या करे भाई, ना मैं तेरा दोस्त ना तेरा दुश्मन, लेकिन शुक्र, शनि इसके पक्के दुश्मन हो गए। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा में क्या हो जाएगा? चंद्रमा में सूर्य और बुध इसके मित्र है, शत्रु कोई नहीं चंद्रमा का। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि इसके साथ समय, ना दोस्त ना मित्र। फिर अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में क्या? सूर्य, चंद्र, गुरु जो इसके मित्र है, बुध इसके साथ शत्रु है, और शुक्र और शनि क्या है? सम है भाई, ना दोस्त ना दुश्मन। ऐसे जो बुध है उसके साथ सूर्य, शुक्र क्या है? मित्र है। चंद्रमा इसका शत्रु है, और मंगल, गुरु, शनि क्या इसके सम है। देखिए बुध ऐसे ग्रह हैं, बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं। बताऊंगा बाद में जब ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रमा इनको अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। ठीक है, ऐसे जो देवगुरु बृहस्पति है वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। हाँ, कुछ ग्रह जो गुरु को शत्रु मान सकते हैं अपना। ठीक है, लेकिन गुरु जो है वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। ठीक है, हालांकि देखने में ऐसा आता है कि गुरु को भी कोई अपना शत्रु नहीं मानता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उसके साथ सम हो सकते हैं। जैसे बुध ग्रह की बात करें तो सूर्य, शुक्र क्या मित्र है, चंद्रमा इसका शत्रु है, और गुरु, मंगल, शनि क्या सम है। फिर गुरु के साथ क्या? सूर्य, चंद्र, मंगल दोस्त है, बुध, शुक्र शत्रु है, और शनि क्या है? सम है। शुक्र की बात करें, बुध, शनि दोस्त है, सूर्य, चंद्रमा शत्रु है, और मंगल, गुरु सम है। देखा बोला गुरु शुक्र, शुक्राचार्य को दिखा रहा है, गुरु देवगुरु बृहस्पति को। ठीक है, तो फिर भी सम है, दुश्मन नहीं है। शनि क्या है? बुध और शुक्र जो है इसके दोस्त है, सूर्य, चंद्र, मंगल क्या है? इसके शत्रु है, और गुरु इससे क्या है? ये सम है। ठीक है भाई, ना मैं तेरा दोस्त ना तेरा दुश्मन। ये क्या नैसर्गिक मैत्री। ऐसे राहु और केतु, वैसे राहु और केतु के बारे में मैं आगे बहुत ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा। ऐसे बोला जाता है कुजवत राहु, शनिवत राहु, कुजवत केतु। कुछ बोलते हैं मंगल को। जैसे शनि का बिहेवियर होता है ना, ऐसे ही राहु का बिहेवियर होता है, और जैसे मंगल का बिहेवियर होता है ऐसे ही केतु का बिहेवियर होता है। ठीक है, हालांकि शुक्र, शनि जो है ना, ये क्या है? राहु के दोस्त है। ठीक है, बाकी ये सूर्य, चंद्र वगैरह क्या है? इसके दुश्मन है, मतलब इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता। ऐसे केतु के भी शुक्र, शनि ऐसे दोस्त है ये। ठीक है, आगे बताऊंगा पूरी डिटेल में जब राहु केतु की बात करेंगे स्पेशली। ठीक है, ये क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक ज्योतिष, उसमें फिलहाल इनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे देखिए पंचधाम मैत्री विचार। पंचधाम मैत्री विचार में क्या कह रहा है कि ग्रह अगर अपनी अधिष्ठित राशि से इतनी राशि में स्थित हो तो यह तत्कालिक मैत्री रखता है, और इसमें स्थित हो तो शत्रुता रखता है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि राशि, अधिष्ठित राशि क्या है, ये क्या है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भाई राशि चक्र है। मान के चलिए आप यहाँ पे कोई ग्रह है और ये मेष राशि है, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या बनी? ये बनी। हालांकि प्लैनेट्स बहुत छोटे इसलिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ। तो ये मेष राशि में है।
अब मेष राशि के बाद ये कहाँ पे जाएगा, मेष राशि के बाद जाएगा वृष में, फिर ऐसे 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 करता करता पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी सर्कुलर पाथ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम स्क्वायर बॉक्स यूज़ करते हैं। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, चीज़ इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, लेकिन इससे कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। जब आप आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा इसकी उपयोगिता की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ में बहुत सारे टेक्निक निकालते हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए है ताकि हम चीज़ों को ईजिली सोल्व कर सकें। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों को, कुंडली के अंदर ग्रहों का, राशियों को रिप्रेजेंट करने का। तो बेसिक बातें आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ इसके बारे में। ये क्या है, देखिए ये बोला था कि ये आपको बर्थ चार्ट होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपका बर्थ चार्ट है और ये ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो क्या है कि ये 12 भाव 12 भाव 12 राशियों के लिए होते हैं। ठीक है, आप जो मैंने बताया ना कि अर्थ के अराउंड चारों तरफ का जो पार्ट है, पोर्शन, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ये वही 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर सब कुछ मूवमेंट को भूल जाए हम, तो ये 12 पार्ट तो फिक्स हो गए, ये 12 पार्ट है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या राशियाँ भी रोटेट कर रही है और प्लेनेट तो घूम ही रहे हैं। तो 12 भाव तो वहीं पे फिक्स है, लेकिन राशियाँ और प्लेनेट जो है वो घूमते रहते हैं, रोटेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये मान के चलिए कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक कंप्यूटर लैब है। ठीक है, वो कंप्यूटर लैब उधर फिक्स रहेगी, अलग अलग टीचर आएंगे अलग अलग बच्चों को लेकर, तो वो कंप्यूटर लैब तो वहीं रहेगी, लेकिन टीचर बदलता रहेगा और बच्चे बदलते रहेंगे। ऐसे ही भाव तो वही रहेगा। जो ये स्पेस है ये फिक्स कर दिया भाई, ये स्पेस है। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे पहला पार्ट वही मेष राशि है, फिर कालपुरुष मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, या परमपिता परमात्मा जो भी है जिसके अंदर सब कुछ सरासर समाया हुआ, उसके में ये पहला पार्ट ये मेष राशि है, फिर वृष, फिर ऐसे चलते जाएंगे, मेष राशि, मेष वृष मिथुन ऐसे कर करके। उसके बाद जब हम अपनी कुंडली देखेंगे तो डिपेंड करेगा जब हमारा जन्म कब हुआ है, उस टाइम पे कौन सी राशि कौन से भाव में थी, कौन सा जो ग्रह था वो कौन सी राशि और कौन से भाव में था। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आगे मैं, बस आपको एक आइडिया देना चाहता था। तो जो 12 इक्वल पार्ट्स है ना, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये 12 उन पोर्शन को रिप्रेजेंट करे जो अर्थ के अराउंड इक्वली हमने डिवाइड किए थे। देखिए यहाँ से आप इस फोटो में से देख सकते हो, जैसे ये पार्ट है ना मीन राशि, ये ठीक है, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन किसको दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये इस 12th भाव को दिखा रहा है कि ये जो डिवीजन है ये यहाँ पे है। लेकिन मैंने बताया ना कि इसके रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो इजी हो जाती हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। अब इन भाव से हम क्या देखते हैं वो मैं बताऊंगा बिल्कुल, जैसे एक दो का आइडिया। जैसे पहला भाव जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा पहला भाव होता है उससे हम क्या देखते हैं, जो पहला भाव हमारा, इससे हम क्या देखते हैं, तन का विचार करते हैं, हमारी बॉडी कैसे रहेगी। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल जब इंडिविजुअली एक एक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले भाव से हमारी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, हमारी आजीविका को भी देखा जाता है, हमारा शरीर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकंड भाव से धन भी देखा जाता है, खाना पीना भी देखा जाता है, और वाणी भी देखी जाती है, कुटुंब कबीला परिवार जो है वो भी देखा जाता है। तीसरे भाव से वाणी भी देखी जाती है, कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, छुट्टी यात्रा भी देखी जाती है, भाई बहन का भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इतना बताऊंगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो जिस भाव में ये बैठेगा ग्रह या जिस राशि में बैठेगा ग्रह, अब इस भाव के अंदर ये राशि होगी, इसके अंदर क्या हो सकता है, अब देखिए इसके अंदर मेष राशि हो सकती है, मेष 12 राशि में से कोई भी राशि यहाँ हो सकती है। ऐसे ही फिर आगे चलते जाएंगे। अगर यहाँ पे मेष राशि है तो यहाँ पे वृष मिथुन कर्क ऐसे होगी। अगर यहाँ पे वृष राशि है तो उसके आगे कौन सी अगर वृष राशि है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगी, मिथुन राशि हो सकती है। और उसके आगे एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे मेष राशि एक नंबर राशि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क ऐसे चलेगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान के चलो यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, कोई मान लें यहाँ पे सिंह राशि है, 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर से देखो सिंह है, तो इससे अगली सीक्वेंस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में 6th 7th 8th 9th 10th 11 12 1 2 3 और 4, ठीक है, 12 की 12 राशि कंप्लीट होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसमें सिंह राशि है, फिर कन्या तुला ऐसे चलते जाएगा।
तो अब अगर हमें बोलेंगे ये जो पहले बताया, पहले फर्स्ट हाउस ये भाव है कि पहले भाव में कौन सी राशि बैठी है, तो 5वीं राशि बैठी है, सिंह राशि बैठी है। दूसरे भाव में कौन सी राशि बैठी है, तो कन्या राशि बैठी है। भाव फिक्स रहेगा हमेशा, इसको हमेशा पहला भाव घर बोला जाएगा, उसको दूसरा तीसरा चौथा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन राशि रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 5 नंबर की राशि है अगर यहाँ पे, तो सिंह राशि किस में बैठी है, पहले भाव में बैठी है। और पहले भाव को हम लगन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लगन भी बोलते हैं। आगे अब मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान के चलो कि जुपिटर जो है, मान के चलिए जुपिटर जो है वो इस घर में बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे 3 हाउस आगे कौन कौन से, ये वाला, चलो कलर चेंज करते हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें जो भी ग्रह बैठे हैं, जिस घर में बैठा है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे, 3 भाव पीछे, ये वाला और ये वाला, उस वे जो ग्रह बैठे होंगे ना, वे सारे उसके दोस्त होंगे तत्काल रूप से। अभी जो मैंने आपको चार्ट बताया नैसर्गिक है, वो नेचुरल है, ठीक है। कई होते हैं ना सिचुएशनल फ्रेंड होते हैं कि भाई ठीक है वो ऐसे तो वो मित्र है और शत्रु है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो दिखाएगा। तो उस भाव से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठे होंगे, मान लिया यहाँ पे शनि बैठा है और यहाँ पे क्या है, सूर्य है, यहाँ पे शनि बैठे हैं, यहाँ पे क्या है, सन है, सूर्य है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, सन जो है सूर्य का दोस्त हो जाएगा, सॉरी सन जो है शनि का दोस्त हो जाएगा इस तत्कालिक रूप से, ठीक है। अब कोई ग्रह जो इसी भाव के साथ बैठा है या जो भाव बच गए हैं, ये वाले जो भाव बच गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, तत्कालिक रूप से शत्रु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो तत्कालिक रूप से शत्रु हो जाएंगे। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम जब कुंडली एनालिसिस करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है। क्या दिखाता है, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाता है कि आपका नुकसान किया, कितना नुकसान कर रहा है, फ़ायदा किया तो कितना फ़ायदा कर रहा है, हमें एग्जैक्टली चाहिए ना। अब जैसे क्या हो रहा है कि एक ग्रह आपको, मान कोई एक आदमी आपको 100 रुपये दे रहा है, एक आदमी आपको 1000 रुपये दे रहा है, फिर एक आदमी आपसे 999 रुपये छीन ले रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएगी सारे ग्रह के कम्बिनेशन से, सारे उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, तत्वों का यूज़ करके, सारे टेक्निक्स का यूज़ करके कि हाँ भाई ये चीज़ कंडीशन बन रही है, अब क्या होगा आगे। देखिए अब मैं आपको पंचधामैत्री समझा पाऊंगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म मैंने बताया ना, एक तो हो गया नैसर्गिक मित्र। नैसर्गिक मित्र जो मैंने पीछे चार्ट में बताया, जैसे चंद्रमा सूर्य का नैसर्गिक मित्र है या गुरु सूर्य का नैसर्गिक मित्र है भाई, हमेशा मित्र रहेगा ये। तात्कालिक मित्र क्या है, जो भी पता ना कि जिस घर में ग्रह बैठा है उसे 3 घर आगे और 3 घर पीछे जो ग्रह बैठे हैं उसके तात्कालिक मित्र हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जुपिटर जो है उसे 3 घर आगे 3 घर पीछे ना बैठा हो, तो उस टाइप में तात्कालिक शत्रु हो जाएगा उसका। तो दोनों प्रॉपर्टी को जब हम ऐड करते हैं कि अगर वो तात्कालिक मित्र भी है ग्रह और नैसर्गिक मित्र भी है, तो अधिमित्र हो जाएगा, बहुत स्ट्रोंग मित्र हो जाएगा। अब तात्कालिक मित्र है और नैसर्गिक सम है, मतलब नॉर्मली क्या वो ना क्या है, दुश्मन है ना दोस्त है, तो क्या जाएगा वो मित्र आ जाएगा फिर, क्योंकि तात्कालिक क्या है वो उसका मित्र है। तो मित्र का डोमिनेंस हो गया, मित्र का तो बढ़ गया। तात्कालिक शत्रु है, नैसर्गिक सम है। भाई वैसे तो क्या है ना दोस्त है ना दुश्मन है, लेकिन यहाँ पे शत्रु है तो शत्रु कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ भी शत्रु और वैसे भी शत्रु तो अधिशत्रु हो जाएगा। मान लिया शनि है, सूर्य का वैसे भी शत्रु है नैसर्गिक रूप से, और कुंडली में भी क्या हो जाए, इसके ना तो 3 भाव आगे बैठे ना पीछे बैठे, या तो साथ में बैठ जाए या फिर जो भाव बच गए उनमें बैठ जाए। तो क्या वैसे भी शत्रु है नैसर्गिक रूप से और यहाँ भी शत्रु है, तो डबल शत्रु हो गया। इसके लिए उसको बोला जाता है अधिशत्रु। अब क्या है, तात्कालिक मित्र हो जाए और नैसर्गिक शत्रु हो जाए, मतलब मित्र और शत्रु का कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा भाई, ना तेरा मित्र ना तेरा शत्रु। तो जब अधिमित्र होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अधिशत्रु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बुरा फल मिलेगा, बहुत रिटार्डेशन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा ग्रहों की अवस्थाएं डिग्री के अनुसार और उनकी राशि में स्थित होने या ग्रह के साथ स्थित होने के अनुसार। ठीक है, अस्त ग्रह क्या होते हैं, कौन कौन सी डिग्री पे होते हैं, और वक्री ग्रह क्या होता है, फिर ग्रहों की मैत्री, किस ग्रह की मैत्री किसके साथ है। ठीक है, और तात्कालिक मैत्रिता क्या होती है, नैसर्गिक मैत्रिता क्या होती है, कुंडली चार्ट क्या होता है, भाव कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने जाना। आगे मैं इस श्रृंखला को कंटिन्यू करूँगा, प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन जब हमें ये तो ABCD चल रहा है आप ये मान के चलिए, लेकिन जब ये सीखेंगे तो आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। ज्योतिष जो गंगा हमारी बह रही है उसमें ज्ञान रूपी अमृत की एक नए कलश को लेकर कल हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप सबको जय श्री राम।